हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में भैया फिजिक्स का पेपर देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बनाइए क्योंकि अब टाइम हमारे पास कम है। तो स्टूडेंट, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज। आप इसको रिवीजन क्लास भी बोल सकते हैं एग्जाम टाइम के लिए। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस पूरे चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पूरे फिजिक्स का बहुविकल्पीय प्रश्न भी मैं बता चुका हूं। आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। पूरे फिजिक्स के मैंने लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताया, उसको भी सर्च करोगे मिल जाएगा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे चैप्टर वाइज उन प्रश्नों को जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग चाहते हैं, देखिए इससे बाहर ये एक मैराथन क्लास आपका होगा, ये आपका मैराथन क्लास होगा चैप्टर 1 का। इससे बाहर भैया बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो चैप्टर 1 से बस इतना पढ़ लो, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है और आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं सीरीज को आगे लेकर चलूं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना ज्यादा लाइक आएगा भैया उतनी जल्दी मैं दूसरा चैप्टर भी लेकर आऊंगा, क्योंकि ऐसी तैयारी हम करेंगे कि अब की बार फिजिक्स में भी 95% प्लस लेकर आएंगे। मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं। देखिए इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम, अर्थात कूलाम का नियम। भैया ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में बहुत ही ज्यादा आता है और बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो हमको पता है। मुझे भी पता है, आपको पता होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 2-3 चैप्टर हैं वो आपने घोलकर बिल्कुल से पी लिया होगा। लेकिन भैया फिर से मैं ये रिवीजन क्लास आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको पता है कि इस चैप्टर में डेरिवेशंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो दूसरा हम पढ़ेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डेरिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ के जाइएगा भैया, क्योंकि ये डेरिवेशन हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, देखिए तीसरा हम क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर आप डेरिवेशन नहीं बताते, तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं बताऊंगा, समय का इंतजार कीजिए। देखिए इसके बाद हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। भैया गॉस का प्रमेय क्या है, आपने पढ़ा होगा, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अभी हम इसको प्रूफ भी करेंगे। उसके बाद हम गॉस के नियम का एक अनुप्रयोग पढ़ेंगे। गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये चारों क्वेश्चन अगर आपने भैया पढ़ लिया, इस चैप्टर में 5 से 7 नंबर का आता है जो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे आप कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत फ्लक्स, तो ये मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में बता दिया है, सर्च करोगे मिल जाएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम। चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 की बात करें तो इसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कूलाम का नियम, जिसको हम कूलॉम्स लॉ भी बोलते हैं इंग्लिश में भाई। ठीक है, ये होता क्या है पहले इसको हम समझेंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके हम सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऐसे हम सारे चैप्टर को पढ़ेंगे, बस आपका सपोर्ट मिलना चाहिए। देखिए कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे नहीं समझे होंगे, कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो अभी मैं चित्र के साथ समझाऊंगा, टेंशन मत लो, जितना हो सकेगा उतने तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा। मतलब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। भैया मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं, एक हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है।
ठीक है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। देखिए मान लीजिए ये जो आवेश है इसको Q1 मान लेते हैं, पहला आवेश, इसको मान लेते हैं Q2, ठीक है। तो इन पर लगने वाला जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होगा वो देखिए इन दोनों के बीच की कुछ ना कुछ दूरी होगी, ठीक है। जैसे दो आदमी भैया खड़े हैं तो उनके बीच का थोड़ा ना थोड़ा डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इनके बीच की जो दूरी है उसको हम लोग मान लेते हैं R। ये कितना है? R मीटर है। तो अब देखिए, अब समझिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। जो ये दोनों आवेश हैं इसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा क्या? बल, ठीक है। और उनके बीच की दूरी जो R है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब कुछ चीजें आप लिखेंगे, देखो ऐसे लिख दो, यदि दो बिंदु आवेश, ठीक है, पहले को हम मान लेते हैं भैया Q1 व दूसरे को मान लेते हैं Q2, ठीक है। Q1 व Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हो? R मीटर। देखिए इनके बीच की दूरी जो है R मीटर, ठीक है, की दूरी पर स्थित हो, ठीक है। R मीटर की दूरी पर स्थित हो, ठीक है। तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? ऊपर बताया गया वही लिखेंगे। तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, ठीक है। तो बल लिख देंगे। अब देखिए क्या होगा, इसको समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2, मान लीजिए Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से R मीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए इनके बीच की दूरी R है, तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा? भैया बल को हम लोग डिनोट करते हैं F से। तो F क्या होगा? देखिए ऊपर दिया गया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो सबसे पहले जो इस पर लगने वाला जो बल F होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके? जो दोनों आवेश हैं इनके गुणनफल के। तो पहला आवेश Q1 है, दूसरा आवेश भैया Q2 है, इसके गुणनफल के ये अनुक्रमानुपाती होगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरी चीज देखिए, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो इनके बीच की दूरी R है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा इस पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो ये व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसको 1/r² लिखेंगे, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1 के पदों में लिखेंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर भैया 2 हो जाएगा। बस कुछ नहीं। अब इसमें समीकरण 1 व 2 से हम लोग निकाल लेंगे। देखो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से भैया समीकरण और 1 और 2 को मिला देंगे। तो देखिए ये आपका F जो है, बल जो है, वो इसके अनुक्रमानुपाती है दोनों आवेशों के गुणनफल के, और ये उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं F, ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये आपका क्या है? Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती है। तो Q1 इंटू Q2 अपान R² लिख देंगे। देखिए ये जो बल था ये दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती था, तो मैंने इसको अनुक्रमानुपाती लिख दिया, अपान R² ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो क्या करेंगे भैया, जब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तब ये हमारा एक नियतांक यहां पे जुड़ेगा जो कि होगा K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R²। अब ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब आप समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक जुड़ता है भैया। कहीं भी आप समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ेगा, ठीक है। उस कांस्टेंट को हम लोग मान लेते हैं क्या? K, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक चीज आपको और ध्यान देना है। आप लोग कहेंगे सर ये K है क्या? तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे जो K है इसको हम लोग बोलते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक या समानुपाती नियतांक भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखेंगे अनुक्रमानुपाती नियतांक, ठीक है। ये हमारा है K, ठीक। उसके बाद में इसकी वैल्यू कितनी होती है? देखिए K की वैल्यू होती है 9 इंटू
9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति कूलाम स्क्वायर, प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आप लोग कहेंगे सर के, लेकिन मैंने तो पढ़ा है कूलाम के नियम में F = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। तो भैया यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित होगा तब अनुक्रमानुपाती नियतांक जो k है इसको हम 1/4πε0 लिखेंगे। आप लिख सकते हैं यहां पे यदि बिंदु आवेश, मान लीजिए जो आपके आवेश हैं, यदि बिंदु आवेश, ठीक है, सारी चीजें मैं क्लियर करते चल रहा हूं भैया, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक, निर्वात अथवा वायु, ठीक है। मान लीजिए जो हमारे Q1 Q2 हैं वो निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तब अनुक्रमानुपाती नियतांक, ठीक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक k के जगह पर आप कह सकते हैं k को 1/4πε0 लिखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा 1/4πε0 लिखा जाता है। ε0 तो पता ही है क्या है, ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। तो ये इसको लिखते हैं। अब जो हमारा फॉर्मूला आया था वो कैसे हो जाएगा, देखो जो F है वो किसके बराबर होगा, वो था K इंटू Q1 Q2/r²। तो K के जगह पर 1/4πε0 लिख देंगे इंटू Q1 इंटू Q2/r² और न्यूटन आप लिख सकते हैं, बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है। तो यही होगा कूलाम के नियम का एक्चुअल फॉर्मूला, F = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r², ठीक है। यही है, कुछ है नहीं इसमें, मतलब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल जो F होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब कोई पूछे भैया ε0 क्या है, तो सीधा सीधा बोल दो निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता, ये हमारा ε0 है। अब कोई और पूछ ले, भी मान लीजिए आपको दो आवेश दे दिया जाए, उनके बीच की दूरी दे दिया जाए, आपसे बल पूछा जाए भैया, तो आपको 1/4πε0 की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा भैया इसकी वैल्यू, और यही हमारा होगा कूलाम का नियम। समझ में आ गया, कुछ है ही नहीं इसमें, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भैया काम खत्म, ठीक है। फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ नहीं है। अगर समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया फिर से देखिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ठीक है, इसको जानना जरूरी है। चलिए सेकंड टॉपिक देखते हैं, जो कि है हमारा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, ये डेरिवेशन कई बार आपके एग्जाम में आया है, तो इसको सॉल्व करके ही जाना मेरे दोस्त। देखो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब जो एंड ऑन पोजीशन होता है अच्छी स्थिति, इसी को हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आ जाए और आप लोग कहें सर जी ये क्या आ गया, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। देखो इसमें भी क्या होगा, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे देखो एक विद्युत द्विध्रुव हम ले लेते हैं भैया। अब आप कहेंगे सर विद्युत द्विध्रुव आपने नहीं बताया। देखो मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्न जब मैं आपको पढ़ा रहा था, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। पूरे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो में बताया है। जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो छोटे छोटे शायद आपको पता होंगे, लेकिन जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं एक विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखो इसमें दो बराबर, जैसे एक ये
और एक ये, ठीक है। दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश, जैसे ये आवेश मान लीजिए माइनस क्यू है भैया, तो ये आवेश प्लस क्यू होगा, ठीक है। अब ये दोनों अल्प दूरी पर स्थित होंगे, इनके बीच की दूरी जो हम ले लेते हैं, देखो इनके बीच की जो टोटल दूरी है भैया वो कितनी है, ऊपर मैं लिख देता हूं, वो टोटल दूरी जो है वो 2L है, टोटल दूरी। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, इसका एक मध्य बिंदु O मान लीजिए, इसका एक सेंटर पॉइंट मान लेते हैं, देखो यहां पे इसका एक मध्य बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। इस मध्य बिंदु को भी हम नाम दे देंगे भैया, मध्य बिंदु है तो इनको O नाम दे देंगे हम लोग, O, ठीक है। समझ में आया। तो हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया और इनके बीच की दूरी 2L है। अब मध्य बिंदु हमने ले लिया भैया, तो मध्य बिंदु से इस माइनस क्यू के बीच की दूरी कितनी होगी, बताइए जल्दी से। मध्य बिंदु से इस माइनस क्यू के बीच की दूरी L होगी, क्योंकि 2L को हम दो भागों में डिवाइड कर देंगे तो L प्लस L, और इस O से प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी होगी, ये भी भैया L ही होगी। तो L L जब जोड़ेंगे तो 2L हो जाएगा। तो इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, कुछ ना कुछ नाम होगा भाई। इसका मान लीजिए ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, इसको नाम दे देंगे बिंदु B, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है जो कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बनाए। आप लिख दीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू के आवेश से बना हुआ है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है। जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लीजिए, अभी मैं बताऊंगा आपको। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इस मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर, इससे R मीटर की दूरी पर देखिए एक बिंदु स्थित है। यहां पे देखो, यहां पे एक बिंदु स्थित है, ये देखो यहां पे एक बिंदु है जिसका नाम है P, एक बिंदु P स्थित है। इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये कितनी दूरी पर है, देखो यहां से ध्यान से देखना, ये यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है भैया, यहां बिंदु P के बीच की दूरी वो R मीटर है, तो इसको R हम नाम दे देंगे। इतना समझ में आ गया। मतलब ये मध्य बिंदु से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसको E1 मान लेंगे इसकी तरफ से, और इस इधर आएगा जो इस साइड में उसको E2 मान लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये इतना आपको, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज और, मान लीजिए कोई आपसे कहे भैया इस प्लस Q से P के बीच की दूरी कितनी होगी और इस माइनस Q से P के बीच की दूरी कितनी होगी। ये चीज समझने लायक है। देखो इस प्लस Q से P के बीच की दूरी कितनी होगी, देखो O से P के बीच की दूरी R है, O से प्लस Q के बीच की दूरी L है। तो अगर हमें यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है तो R में से L को घटा दीजिए, ये प्लस Q से P के बीच की दूरी निकल आएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहां से अगर प्लस Q से P के बीच की दूरी हमें निकालनी है तो ये आ जाएगी R माइनस L। ये कितना हो जाएगा, R माइनस L, ठीक है। इतना हो गया। ध्यान दीजिए यहां से यहां तक की दूरी, ठीक, क्योंकि यहां से देखिए O से प्लस Q के बीच की दूरी L है, O से P के बीच की दूरी R है। अब आपको प्लस Q से P के बीच की दूरी निकालनी है तो इसको R में से L को घटाना होगा, तभी ये आएगा। अब कोई कहे कि इस माइनस Q से P के बीच की दूरी निकालिए, देखिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी कितनी होगी, तो आप ही सोचिए। यहां O से P के बीच की दूरी R है और इस O से माइनस Q के बीच की दूरी L है। तो भैया जब इसमें R में से L को, R से L को जोड़ेंगे तभी तो यहां से यहां तक की दूरी आएगी। मतलब यहां तक की दूरी R है, यहां तक की दूरी L है, तो R में से R और L को जोड़ देंगे तो ये R प्लस L होगा। यानी कि प्लस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी R है, ठीक है, R माइनस L है, और माइनस Q आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी R प्लस L है, क्योंकि R को और L को जोड़ेंगे तभी ये पूरी दूरी आएगी। इस फिगर को अगर आप समझ गए ना तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। फिर आपको सिर्फ डेरिवेशन करना है। यहां पे दो तीव्रताएं उत्पन्न होगी, E1 और E2, एक प्लस Q के कारण, एक माइनस Q के कारण उत्पन्न होगी। अभी हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, वही होगी वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो ये चित्र समझ में आ गया। इसमें हमने दो बिंदु आवेश लिए, माइनस Q तथा प्लस Q, ठीक है। ये एक विद्युत द्विध्रुव है, इनके बीच की दूरी 2L है। अब एक मध्य बिंदु O है, इस मध्य बिंदु O से माइनस Q के बीच की दूरी L होगी,
इस मध्य बिंदु O से प्लस Q के बीच की दूरी भी L होगी। अब इस मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखिए अच्छी स्थिति में है ये, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस Q से P के बीच की दूरी कितनी होगी, R माइनस L, क्योंकि R में से हम L को घटा देंगे। इस माइनस Q से P के बीच की दूरी R प्लस L होगी। अब लिखेंगे, देखो माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। मान लीजिए जो ये विद्युत द्विध्रुव है ये किसी ऐसे माध्यम में है जिसका परावैद्युतांक K है, ठीक है। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q तथा प्लस Q कूलाम के आवेशों से बना हुआ है जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है। देखिए जो वैद्युत द्विध्रुव है ये माइनस Q और प्लस Q आवेश से बना है, इनके बीच की दूरी देखिए ऊपर 2L है। आगे देखिए वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर इसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखिए इस मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है अच्छी स्थिति में, इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, फिर माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, फिर हम दोनों को परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, दोनों को घटा के हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। इनके बीच की दूरी R माइनस L है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पे लिखेंगे सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो भैया प्लस Q आवेश के कारण निकाल रहे हैं। तो एक डेरिवेशन मैंने जब चैप्टर में आपको पढ़ा रहा था, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, E = 1/4πε0 इंटू Q/R स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहां पे प्लस Q से बिंदु P के बीच की दूरी R माइनस L है, तो R की जगह पर हम R माइनस L रखेंगे। तो इसको मान लेंगे हम E1, क्योंकि हम प्लस Q आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो इसको E1 मानेंगे। अभी माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे तो E2 मान लेंगे। इसका फॉर्मूला होगा 1/4πε0 K। ये K क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसका जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है ये ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, तो हमने K लिख दिया, इंटू Q/, देखिए Q प्लस Q है तो Q/R माइनस L का होल स्क्वायर। देखिए वैसे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला Q/R स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस Q से P के बीच की दूरी R माइनस L है, तो हमने इसकी जगह पर R माइनस L रख दिया। ऐसे ही माइनस Q आवेश के कारण भैया निकाल लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, माइनस Q आवेश के कारण भी हम निकाल लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये हम निकाल लेंगे। भैया माइनस Q आवेश के कारण क्या होगा, देखो माइनस Q से P के बीच की दूरी R प्लस L है, तो लिखेंगे हम सेम वैसे ही, सिर्फ R माइनस L जो दूरी थी उसके जगह पर R प्लस L कर देंगे। तो हमारा E2 ये होगा, क्योंकि पहली तीव्रता हमने E1 मान रखी है। तो E2 = आपका हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/, यहां पे माइनस Q से P के बीच की दूरी R प्लस L है, तो R प्लस L का होल स्क्वायर कर देंगे। अब हम निकाल लेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आखिर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो भैया क्या करेंगे, E परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E मान लेते हैं, तो E1 में से हम E2 को घटा देंगे, ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा हमारा, E = E1 की वैल्यू ऊपर देखिए, ध्यान से समझिए, ये आपका E1 की वैल्यू है, ठीक है, 1/4πε0 K इंटू Q/R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस कर देंगे 1/E2 की वैल्यू भी हमने ऊपर निकाली है, 1/4πε0 K इंटू
क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखो ये हमारा E2 की वैल्यू है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर अप्रोक्स आ जाएगा। देखो E इक्वल टू, हम भैया इसको कॉमन ले लेते हैं। देखिए दोनों में हमारे Q भी है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है, K भी है, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K ये हो जाएगा कॉमन। देखो इधर इसमें भी Q है, इसमें भी Q है, इसमें भी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K है, इसमें भी है, तो भैया इसको कॉमन ले लेते हैं। अंदर बचेंगे कौन, अंदर बचेंगे 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अंदर बचे, अब इनको कैसे अंदर रहने देंगे, अभी हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। देखो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू, इसको सॉल्व कैसे करोगे, एलसीएम ले लो भैया, नीचे हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए R माइनस एल के होल स्क्वायर से ये कैंसिल, ऊपर जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, इतना तो जानते ही होगे। अब इससे ये कैंसिल, ये जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। भाई यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस आपको समझना है, ठीक है। अब देखो कैसे होगा, डेरिवेशन थोड़ा सा लॉन्ग है मैं भी कहूंगा, लेकिन अब बड़ी बड़ी चीजें पढ़नी होगी। कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ बड़ा पढ़ना होगा। छोटे छोटे टॉपिक्स तो आप बहुत पढ़ चुके। देखिए यहाँ पे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू, देखो R प्लस एल का होल स्क्वायर है, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो A को हम मान लेते हैं R और B को मान लेते हैं L, तो यहां पे फॉर्मूला होगा R स्क्वायर प्लस 2RL और प्लस L स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया माइनस, देखो इसको ब्रैकेट में रखिएगा भैया क्योंकि आगे माइनस है। इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है, और प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। अपान, देखो भैया एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा था, ए माइनस बी प्लस इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो ध्यान दो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर इसका स्क्वायर है भैया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, काम खत्म, ठीक है। तो ये हमारा इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, देखिए ध्यान से समझिएगा स्टेप। ई इक्वल टू हमारा क्या होगा, देखो ई इक्वल टू हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, इनटू आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। देखिए यहाँ पे माइनस है भैया, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो सारे चिन्ह अंदर के बदल जाएंगे। तो आर स्क्वायर, ये जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा 2RL, और ये जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, और अपान नीचे वाले भैया अभी नीचे वैसे ही रहेंगे, नीचे है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, हमारा आंसर लगभग आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। देखिए भैया ध्यान से समझना होगा, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप दोबारा देखेंगे। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि देखिए ये प्लस में था ये माइनस में था, कैंसिल वैसे भी घटा देते जीरो, ये भी माइनस माइनस प्लस कैंसिल, बचा क्या 2RL प्लस 2RL। इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 इक्वल टू 4RL हो गया, और अपान ये ऐसे रहने देंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। अब देखिए यहां पे एक चीज और आपको ध्यान देना है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे जो L की वैल्यू है, यहां पे इसको ध्यान दीजिएगा, जो L की वैल्यू है वो R की तुलना में बहुत छोटा है। आप चित्र में खुद ही देख लीजिए, ठीक है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो L है ये कितना ज्यादा छोटा है, R क्या है, इस O से P के बीच की दूरी है, L क्या है, O से प्लस Q के बीच की दूरी। देखिए ये डिस्टेंस ज्यादा बड़ा है, तो यदि L का मान R की अपेक्षा कम हो तो देखिए यहां पे लिख दीजिए शर्त है, ठीक है, ये शर्त आपको भी मानना पड़ेगा। तो यदि
L का मान R की अपेक्षा कम हो, यानी कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, L इज लेस देन R, तो L की वैल्यू हम 0 लिख सकते हैं भैया, L की वैल्यू 0, और तब L स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, L स्क्वायर की वैल्यू भी होगी 0। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 4RL, यहां पे लिख देंगे, देखिए 4RL, ये तो ऑलरेडी हमारा है, अपान R स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप लोग कहेंगे सर जी ये L स्क्वायर कहां गया, देखिए इसके जगह पर हमने 0 मान लिया, 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, R स्क्वायर में से 0 घटाओगे 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, R स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हमें और यहां पे समझना होगा, तभी हम इसको कर पाएंगे। देखो एक चीज बताइए, E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो अब लगभग सॉल्व हो चुका है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 4RL को हम क्या लिख सकते हैं, आप ही बताइए। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहां पे इसको 1 कर देते हैं, कितना कर देते हैं 1। ठीक है, इस Q को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा Q इंटू 2L इंटू 2R, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए Q को हम इधर ले आए, 4RL को हम लिख सकते हैं 2L इंटू 2R। अब इसको गुणा कीजिए, 2 का 2 से गुणा होगा तो 4RL वही आएगा। 4RL को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2L इंटू 2R अपान, ये तो हमारे भैया R स्क्वायर वाले R स्क्वायर ही रहेंगे, R स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए ये आपका जो R है इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहां पे स्क्वायर है तो एक अभी भी बचेगा, जो बचेगा उसको 2 में ऐड कर देंगे, 2 1 3 हो जाएगा। तो ये हमारा यहां पे एक चीज और देखिए, चूंकि आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, ये आपने पढ़ा होगा, P इक्वल टू Q इंटू 2L, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है। तो Q इंटू 2L की जगह पर हम P कर देंगे, तो देखिए हमारा क्या आएगा फाइनली, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू यहां पे 2 और इसके जगह पर Q इंटू 2L की जगह पर P कर देंगे, तो ये 2P हो जाएगा अपान R स्क्वायर था, उसके ऊपर स्क्वायर था, तो एक R मैंने कैंसिल कर दिया, अभी भी एक यहां पे है, 2 1 मिलकर 3 बना लेंगे, और यही हो जाएगा भैया विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन फिनिश हो चुका है, यही फॉर्मूला होगा विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अगर मान लीजिए कि निर्वात या वायु में आपका हो, ठीक है, क्योंकि हमारा जो विद्युत द्विध्रुव है वो ऐसे माध्यम में था जिसका परावैद्युतांक K था, मान लीजिए निर्वात या वायु में हो अगर आपका विद्युत द्विध्रुव के लिए, तो हम K की वैल्यू हम लोग 1 लिखते हैं। तो भैया इस फॉर्मूले को हम इस प्रकार से लिख देंगे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए K की जगह पर 1 कर देंगे, इंटू 2P अपान R क्यूब, और न्यूटन प्रति कूलम आपका ऐसे ही लिख दिया जाएगा, और यही हमारा होगा विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। देखो भैया थोड़ा सा लॉन्ग डेरिवेशन है, तो 5 नंबर पाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा आपको, छोटी छोटी चीजें आपको पहले ही पढ़ लेनी है, जो बड़ी चीजें उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि फिजिक्स अपने डेरिवेशन, अपने न्यूमेरिकल्स और अपने इसी सब के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसको जानना होगा। तो ये भी समझ में आ गया, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय को, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, और ये कुछ इस प्रकार से आता है। देखो भैया, ये क्वेश्चन आता है कि स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। तो ये भी सिंपल सा है, मैं प्रूफ करके भी अभी आपको दिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का। ठीक है, देखो पहले ये जानो गॉस का प्रमेय है क्या, गॉसेस थ्योरम भी बोलते हैं। गॉस की प्रमेय स्थिर विद्युतकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, जिसको हम गॉसियन पृष्ठ भी बोल सकते हैं, इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध बताता है।
किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। कोई भी पृष्ठ है उससे जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं। फाई ई इक्वल टू क्या होगा, आपसे कहा गया कि उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। तो इसी को अब हम लिख सकते हैं, यही है आपका गॉस का प्रमेय। इसको हम लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू, देखिए ये मैं आपको डीपली पहले भी पढ़ा चुका हूं, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू Q/ε0, Q/ε0, ठीक है। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। लेकिन भैया आप लोग कहेंगे सर जी प्रूफ करने को हमारे एग्जाम में आता है कि फाई ई इक्वल टू Q/ε0 होता है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो टेंशन मत लीजिए, इसको हम प्रूफ करके भी आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए देखो, पहले फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूं, हमें क्या निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको निकालने के लिए यानी कि प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को लिख लेते हैं। देखिए हमें प्रूफ क्या करना है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है फाई ई वो किसके बराबर होता है, वो Q/ε0 के बराबर होता है। इसी को हमें करना है प्रूफ, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ध्यान से समझना। एक हम बिंदु ले लेते हैं, जैसे ये हमने एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु का नाम हम लोग दे देते हैं बिंदु O, ठीक है। ये बिंदु O है और इस पर एक आवेश है +Q, ठीक है। क्या आवेश है? +Q। आप लिख सकते हैं कि माना एक बिंदु आवेश +Q है, ठीक है, और इसके भीतर एक बिंदु O पर ये स्थित है। अब आपको करना क्या है, ये +Q आवेश तो है, लेकिन इसके चारों ओर एक पृष्ठ की कल्पना कर देंगे, ठीक है, जिसको हम गॉसियन पृष्ठ बोल सकते हैं। तो यहां से हम लोग एक पृष्ठ की कल्पना करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, तो इसको थोड़ा अच्छे से हमें करना है, ठीक है। ये ऐसे एक बंद पृष्ठ है। आप लोग कहेंगे सर ये बंद कहां है, यहां पे तो डिस्टेंस है। देखिए ये आपका जो पृष्ठ है इसका एक छोटा सा हम अवयव ले लेंगे। देखो ये एक छोटा सा अवयव इस पृष्ठ का हम लोग ले लेते हैं। ये छोटा सा अवयव है हमारे गॉसियन पृष्ठ का। तो आप लिख सकते हैं माना कि एक बिंदु आवेश +Q जो है वो एक बंद पृष्ठ, ये आपका बंद पृष्ठ है, इसको नाम दे देंगे बंद पृष्ठ जो हमारा है, ये पृष्ठ A है, इसको मान लेंगे। तो एक बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है, ठीक है। अब माना कि इस पृष्ठ पर एक बिंदु P, मान लीजिए यहां पे इसका एक छोटा सा अवयव ले लिया और यहां इसके ये आपका बिंदु P है, इसी अवयव में एक बिंदु हम लोग ले लेंगे जिसका नाम दे देंगे, देखिए ये बिंदु है हमारा और इस बिंदु का नाम हम लोग लिख देंगे बिंदु P, ठीक है। ये P मैं इधर लिख देता हूं, ये बिंदु P है, ठीक। अब देखिए आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। और ये जो हमारा बिंदु P है इस मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी मीटर की दूरी पर ये स्थित है? r मीटर की दूरी पर स्थित है। देखो इनके बीच की जो दूरी है वो भैया r मीटर होगी, ठीक है, r मीटर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये आपको समझना होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये आपका बंद पृष्ठ है, आप लोग लिख दीजिएगा माना कि इस पृष्ठ के एक बिंदु P के चारों ओर लग हुए अवयव, ये जो हमने एक छोटा सा अवयव लिया है ये पूरा आपका पृष्ठ है, पूरा एरिया आपका A है, ठीक है। ये जो हमने छोटा सा अवयव ले लिया इसको हम नाम दे देते हैं DA। हमने एक छोटा सा अवयव लिया है DA, ठीक है, लघु अवयव आप इसको बोल सकते हैं। तो इस पृष्ठ का एक छोटा सा अवयव हमने ले लिया DA। पहले हम इस DA के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर जब हमारा वो आ जाएगा तो पूरे पृष्ठ के लिए हम निकाल लेंगे, वही हमारा गॉस का प्रमेय होगा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देना है, इसको हम लोग चाहे तो मिला भी सकते हैं, ऐसे मिला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे, ठीक है, ऐसे मिला दीजिए कुछ, इसको भी ऐसे करके ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भैया फिगर। लेकिन अभी एक चीज आपको और समझना है इसमें, देखिए अब ये जो आपका है O और P के बीच की दूरी तो हमारी R हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी विद्युत एक क्षेत्रफल सदिश हमारा यहाँ पे होगा जिसको हम लोग नाम दे देंगे DA वेक्टर, इसको हम लोग नाम दे देंगे DA वेक्टर, ये क्षेत्रफल सदिश है।
ठीक है। और यहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, इस बिंदु इस प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग लिख देंगे ई वेक्टर से। भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं, तो ई वेक्टर। और इनके बीच में एक एंगल बनेगा, देखिए ये क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको थीटा हम लिख देंगे। इतना समझ में आ गया। अब आप जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ऐसे लिखो, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, ठीक है, एक बंद वक्र पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। माना कि इस पृष्ठ पर एक बिंदु P, ये देखिए ये P है, इसके चारों ओर एक लघु अवयव DA है। देखिए ये D है, इसके चारों एक लघु अवयव DA है। माना कि जो OP है, ये O और P के बीच की दूरी R है, ठीक है। तो OP क्षेत्रफल अवयव DA को पृष्ठ पर अवलंबित खींचे गए वेक्टर DA वेक्टर को निरूपित करता है। ये देखिए पृष्ठ के अवलंबित खींचे गए वेक्टर DA वेक्टर को निरूपित करता है, ठीक है। अब माना कि O पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E वेक्टर है, ठीक है, जो कि OP के अनुदिश है, ठीक। अब क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पहले हम निकालेंगे। पहले हम इस छोटे से अवयव के लिए विद्युत फ्लक्स निकालेंगे जो हमारा DA है। जब वो आ जाएगा तो इस पूरे पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे और वही हमारा होगा गॉस का प्रमेय। तो लिखेंगे हम लोग, देखो क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, मतलब DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। भी गॉस के प्रमेय में कहा गया किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश जो है उसका 1/ε0 गुना होता है, उसी को हम प्रूफ कर रहे हैं। तो देखिए इसको हम लोग छोटे से अवयव के लिए विद्युत फ्लक्स को मान लेंगे d phi e, क्योंकि छोटे से अवयव के लिए निकाल रहे हैं तो d phi e हम मानेंगे। इस छोटे से अवयव के लिए हम विद्युत फ्लक्स निकालें तो d phi e, ठीक है। d phi e इक्वल टू हमारा होगा E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा होगा E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, क्योंकि जो हमारा फाई E होता है वो Q/ε0 के बराबर भी होता है और E वेक्टर डॉट DA वेक्टर के बराबर भी होता है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स में आप समझ सकते हैं। तो ये हमारा, इसको हम लिख सकते हैं d phi E इक्वल टू E वेक्टर डॉट DA वेक्टर को हम लिख सकते हैं EDA cos थीटा, EDA cos थीटा। अब आप लोग कहेंगे सर जी थीटा क्या है? थीटा जो है वो इस E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच बनने वाला कोण है। देखिए थीटा मैंने आपको बताया था। और एक चीज और यहां पे समझ लीजिएगा, ठीक है, यहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आ गया EDA cos थीटा। अब हमें ऑलरेडी पता है, हम जानते हैं कि बताइए बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R स्क्वायर, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो अब हम अतः हम लोग लिखेंगे ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से समझना, ये d phi e आपका ऐसे ही रहेगा, d phi e, ठीक है। ये देखो d phi e। अब ये जो आपका EDA cos थीटा, इसमें E के जगह पर हम इसको रख देंगे, इस वैल्यू को। भाई E इक्वल टू इतना होता है तो इस E के जगह पर इसको रख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको यहां पे लिखेंगे 1/4πε0 इंटू Q/R स्क्वायर, ठीक है, इंटू आगे क्या है DA cos थीटा है तो यहां पे लिख देंगे DA cos थीटा, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको हम लोग लिख देंगे, देखो ध्यान से समझना थोड़ा सा, यहां पे हमारा ये हो जाएगा d phi e इक्वल टू हो जाएगा, देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये क्यों हम इधर ले आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा Q/4πε0 इंटू DA cos थीटा, देखो ये DA cos थीटा हो गया अपान R स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये इतना आ गया। अब इसी को हम लोग भैया कर लेंगे प्रूफ और हमारा आंसर भी आ जाएगा। देखो एक चीज समझना, यहां पे जो हमारा DA cos थीटा है, ठीक है, DA cos थीटा जो हमारा है ये किसके बराबर होता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। DA cos थीटा अपान R स्क्वायर जो है ये बराबर होगा हमारे d ओमेगा के, ठीक है। तो इसको हम यहां पे लिख देंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। लेकिन DA
कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर जो है ये किसके बराबर होता है, ये डी ओमेगा के बराबर होता है। अब आप लोग कहेंगे सर जी डी ओमेगा क्या है, तो देखिए डी ओमेगा मैं चित्र में आपको समझा देता हूं। यहां पे आपका एक क्या होगा, घन कोण बनेगा डी ओमेगा, ठीक है। क्या बनेगा, यहां पे देखिए इसके बीच एंगल बनेगा डी ओमेगा। तो डी ओमेगा जो है वो क्षेत्रफल अवयव डीए के द्वारा, इस डीए के द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित घन कोण है डी ओमेगा। इस डीए के द्वारा इस ओ पर अंतरित घन कोण डी ओमेगा है। और डी ओमेगा जो है वो किसके बराबर होगा, डीए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर के। आप लोग लिख सकते हैं डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा जो है ये क्या है, ब्रैकेट में आप लोग लिख दीजिएगा, ये क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल अवयव डीए के द्वारा, डीए के द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित घन कोण है, अंतरित घन कोण, ठीक है। ये डी ओमेगा है, ठीक। ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे भैया, ध्यान से समझना क्योंकि ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग करेंगे ये कि इस डीए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर के जगह पर हम डी ओमेगा लिख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, डी फाई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा। तो यहां पे हमारा अब फॉर्मूला आएगा डी फाई इक्वल टू हमारा आ जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा, ठीक है। ये इतना आ गया। तो ये तो भैया हमारा था सिर्फ छोटे से अवयव, जो हमने ये छोटा सा अवयव डीए लिया था, इस पर इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ये था। लेकिन अगर हम पूरे पृष्ठ के लिए निकाले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा छोटे से अवयव से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है इसका समाकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम पूरे पृष्ठ के लिए अब निकाल लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। ये तो हमने छोटे से अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाला है, तभी हमने डी फाई ई लिखा है। तो संपूर्ण पृष्ठ से बाहर की ओर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ से बाहर की ओर जाने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा उसको हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से समझना। जब हम डी फाई ई का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ये फाई ई आ जाएगा। तो डी फाई ई के जगह पर हम लोग फाई ई कर देते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यही आएगा, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इस पूरे का क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे, बंद पृष्ठ है, ठीक है। तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इनटू ये डी ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा फाई इक्वल टू, देखो ध्यान से समझना, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ जाएगा भाई, इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, ठीक है। ये इंटीग्रेशन जो हमारा होगा वो डी ओमेगा का होगा, डी ओमेगा, ठीक है, जो घन कोण है। अब यहां पे एक चीज और समझना है भाई, इसमें शर्त होती है, परंतु जो हमारा क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा है ये किसके बराबर होती है, ये 4 पाई के बराबर होती है, ठीक है। 4 पाई है, तब क्या होगा भैया, इसके जगह पर हम 4 पाई रख देंगे तो हमारा फाई इक्वल टू आ जाएगा, देखो ध्यान से समझना आप, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इस क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा के जगह पर 4 पाई कर दिया भैया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एटलीस्ट आखिरकार वो आ ही गया जो हमें निकालना था। फाई इक्वल टू बचा क्या, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बचा। और यही है भैया गॉस के प्रमेय का फॉर्मूला कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही हमें प्रूफ करना था और हमने कर भी दिया, ठीक है, हमने करके दिखाया। तो ये आपका हो जाएगा डेरिवेशन गॉस के प्रमेय का। देखिए गॉस का प्रमेय तो आपको वैसे डायरेक्टली याद है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, लेकिन आपको इसको प्रूफ करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका था नेक्स्ट टॉपिक, ठीक। समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप दोबारा देखिए, क्योंकि आपको पूरी तरह से पढ़ना है, जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, आधा अधूरा मत पढ़ो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये भी एक डेरिवेशन है क्लास 12 फिजिक्स का ही। डेरिवेशन क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है।
कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब अनंत समतल चादर के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, ये भी डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मैंने अभी आपको गॉस का नियम बताया ये उसी का अनुप्रयोग है। ठीक है, मतलब गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। तो एक हेडिंग डालेंगे हम लोग, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो भैया यहां पे एक चादर का जिक्र किया गया तो हम लोग एक चादर ले लेंगे। ठीक है, अनंत विस्तार की। देखिए चित्र थोड़ा अच्छे से बनाइएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो ये हमने एक चादर ले लिया, कुछ इस प्रकार से रहेगा। देखो चादर कैसे रहता है, थोड़ा डिजाइन में हम लोग बनाएंगे भाई। ठीक है, फिगर तो ऐसे कुछ रहेगा। देखो ठीक है, ये आपका एक प्रकार से चादर है। यहां से देखो यहां से यहां तक में कुछ डिस्टेंस होगा। देखो ये देखिए। ठीक है, ऐसे कुछ चादर रहेगा। थोड़ा आप बेटर बनाने का प्रयास कीजिएगा, स्केल का यूज कीजिएगा, ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो इसको ऐसे स्केल की सहायता से हम लोग इसका फिगर बना देंगे। फिगर समझ में आ गया तो समझ लीजिए सब आपको समझ में बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ फिगर इसका रहेगा। देखो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, टेढ़ा ना रहे तो बेटर रहेगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा मत बनाइएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको बनाना होगा। ठीक, तो ये आपका एक अनंत विस्तार का समतल चादर है। ठीक है, और इसी के निकट आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये चादर है, इस पर मान लीजिए जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है। ऐसे आवेश है। ठीक है, ऐसे इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। ऐसे इस चादर पर आवेश है। अब एक चीज और आपको ध्यान देना है, मान लीजिए कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल a हो। मान लीजिए ये जो पृष्ठ है आपका, ये क्षेत्रफल जो इसका है, जो एरिया है वो a हो। ठीक है, कितना हो? a हो। तो इस पर एक समान रूप से अगर आवेश वितरित हो तो इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो उपस्थित आवेश होंगे उसको हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और आवेश के पृष्ठ घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं भैया सिग्मा से। तो इस पर जो आवेश होंगे वो आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। यानी कि एरिया, एक पार्टिकुलर एरिया में कितने आवेश हैं उसी को ही हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, यानी कि सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर समान रूप से वितरित अगर प्लस Q अगर आवेश है तो उस पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान जो आवेश होगा वो उस आवेशित पृष्ठ का पृष्ठ घनत्व कहलाएगा। ठीक है, अब करना क्या है आपको? देखिए यहां पे आपका क्वेश्चन दूसरा है कि आपको अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहां मान लीजिए इतनी दूर हम लोग एक बिंदु P ले लेते हैं। इस साइड में देखिए यहां पे एक बिंदु है जिसको हम लोग मान लेते हैं P। ठीक है, ये आपका बिंदु P है। ठीक है, और इसी के नेक्स्ट इधर आपका आप लिखिएगा पहले जो मैं बोल रहा हूं। माना कि अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित अचालक समतल शीट के एक तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है वो सिग्मा है। ठीक है, शीट का यह तल जो है आवेश की एक समतल चादर है। अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित अचालक समतल चादर के निकट चादर से r मीटर की दूरी पर, देखिए इस चादर से r मीटर की दूरी पर, यहां से मान लीजिए r मीटर की दूरी पर आपका एक बिंदु क्या है? P है। एक बिंदु P है और इसी के इस साइड में देखिए यहां पे भी r मीटर की दूरी पर ही एक बिंदु और होगा इसी के विपरीत साइड में। इसको हम लोग मान लेंगे भैया P डैश। ये बिंदु है आपका, इसको हम लोग P डैश मान लेते हैं। इस बिंदु को हमने माना P, इस बिंदु को हमने मान लिया P डैश, क्योंकि ये चादर है, इससे विद्युत फ्लक्स आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर होगा क्या? एक बिंदु पे हम चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। देखिए हमने एक चादर के आर पार गॉसियन बेलन की कल्पना कर दी है। गॉसियन पृष्ठ आपका बेलनाकार भी हो सकता है। ठीक है, और रेखीय भी हो सकता है। तो एक बेलन की कल्पना करते हैं जिसके समतल सिरे चादर के समांतर हैं। ठीक है, तथा बिंदु P
और P डैश से ये विद्युत फ्लक्स गुजरते हैं और माना बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल जो है वो A है। ठीक, अब देखिए आपको करना क्या है, क्योंकि चादर का विस्तार अनंत है, ये अनंत विस्तार की चादर है। ठीक है, तो चादर के समीप दोनों ओर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वो E वेक्टर होगा। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E वेक्टर होगी। हमें इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और जो आपका dA वेक्टर होगा यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश वो dA वेक्टर होगा और दोनों भैया समांतर होंगे E वेक्टर और dA वेक्टर। ठीक है, ये dA वेक्टर हो गया। ऐसे इधर भी आपका ये आपका हो जाएगा E वेक्टर और ये आपका हो जाएगा dA वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको लिख लेना है कि दोनों जो गॉसियन बेलन के समतल सिरों के लंबवत तथा वक्रीय पृष्ठ समांतर है। तो यहां पे आपको करना क्या है, हमने क्या लिया, एक अनंत विस्तार की समतल चादर ले लिया भैया, इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। तो यहां पे आवेश का पृष्ठ घनत्व तो सिग्मा होगा, सिग्मा इक्वल टू Q अपान A होता है, यानी कि किसी पार्टिकुलर एरिया पर कितने आवेश हैं उसको ही हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। मान लीजिए इसका एरिया A है और इस चादर से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, और इसी के इस साइड में भी एक बिंदु P डैश है, इसका E वेक्टर और dA वेक्टर यहां पर भी है। ठीक, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम निकाल लेंगे, इस सिरे से भी और इस सिरे से भी, क्योंकि बेलन के दो सिरे होते हैं। ठीक है, तो दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम निकाल लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे, देखो, अतः बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला या जाने वाला वैद्युत फ्लक्स ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा भैया, दोनों सिरे हैं तो हमारा फाई ई जो होगा वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन आपका ए, यानी कि ए के सापेक्ष हम इंटीग्रेशन करेंगे एरिया आपका जो भी है, और यहां पे आपको पता है फाई ई इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है, तो हमने इस साइड वाला ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ले लिया। अब दो सिरे हैं तो दूसरे का भी इंटीग्रेशन कर देना है, प्लस इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, देखो फाई इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो ऐसे इंटीग्रेशन ए हो गया, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को हम ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया इसी वीडियो में, और प्लस इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, देखो फाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो ये आपका इंटीग्रेशन आपका ऐसे ही रहेगा, ए ई डी ए, अब कॉस थीटा के जगह पर कितना रखेंगे, देखो ई और डी ए इन दोनों के बीच जो एंगल है वो 0 डिग्री का है भाई, क्योंकि ये समांतर है एक दूसरे से। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इस कॉस 0 डिग्री रख देंगे, और प्लस इसका भी यही हाल है भैया, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। ठीक है, ऐसे रख देंगे। अब cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो हम 0 डिग्री की जगह पर 1 कर देंगे, cos 0 डिग्री की जगह पर, तो हमारा हो जाएगा फाई इक्वल टू हो जाएगा ये इंटीग्रेशन ए, यहां पे ई डी ए हो जाएगा। ठीक है, ई डी ए, और प्लस ये आपका इंटीग्रेशन ए ई डी ए, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू भैया 1 होती है तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है हमको। ठीक है, सिंपल सा। अब देखिए फाई इक्वल टू आपका हो जाएगा, फाई इक्वल टू जब इसका ए के सापेक्ष इस डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका ई ए आएगा भैया, ई ए, और ये भी आपका ई ए ही आएगा। तो ये हमारा फाइनली फाई इक्वल टू आ गया, फाई इक्वल टू ई ए और ई ए जोड़ेंगे तो 2 ई ए हो जाएगा। ठीक है, ई ए और ई ए जोड़ेंगे तो 2 ई ए हमारा हो जाएगा। तो ये तो अभी हमारा फाई ई आया है, लेकिन अभी भी हमें एक फॉर्मूला लगाना है जो कि गॉस का प्रमेय ही है, अलग से मैं कोई फॉर्मूला नहीं लाने वाला हूं। ठीक है, देखिए यहां पे गॉस के प्रमेय से लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, गॉस
के परमेय से हमको पता है स्टूडेंट कि फाई इक्वल टू जो होता है वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस के प्रमेय उसका अनुप्रयोग है भाई, तो उसका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि फाई इक्वल टू 2a भी होता है और फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट भी होता है। अब एक चीज आपको यहां पे ध्यान देना है, देखिए जब मैं आपको अभी चित्र समझा रहा था तो मैंने बताया था कि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए होता है। क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। तो यहां से बताइए क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल टू सिग्मा और ए का गुणा होगा तो सिग्मा ए हो जाएगा। तो भैया हम करेंगे क्या, इस क्यू के जगह पर सिग्मा ए रख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है आवेश का पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला, तो क्यू के जगह पर सिग्मा ए कर दिया, अपान एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रहेगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, 2। और एक चीज और कीजिएगा जो मैंने शायद नहीं माना है, आप मान लीजिएगा, इनको मान लीजिएगा जो हमारा आया था फाई इक्वल टू 2EA, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब दोनों की तुलना करेंगे। देखो यहां पे फाई इक्वल टू 2EA है, यहां पे फाई इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट है, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, बस हो गया। आप सिंपल सा है, 1 व 2 की तुलना कर दीजिए भैया। यहां पे फाई ई 2EA के बराबर है और यहां पे फाई ई सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी हम बराबर लिख सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से हम ई निकालेंगे भैया, क्योंकि हमें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ये हमारा होगा सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट 2A। देखिए ये 2A इधर गुणे में इधर आएगा तो नीचे आएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आया यहां पे, हमारा आ गया E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यही हमारा डेरिवेशन प्रूफ हो चुका है। यही जस्ट प्रूव्ड हमने कर दिया, यही हमें प्रूफ करना था। आप लोग कहेंगे सर जी सिग्मा क्या है, तो ये आवेश का पृष्ठ घनत्व है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये आपका था डेरिवेशन अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज की जो ये क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगी। मैंने आपको इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के पूरे चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को एक ही वीडियो में बताया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अभी मैंने कहा ट्रेलर है भाई, पिक्चर अभी बाकी है। इन क्वेश्चंस को पढ़ लो, एक आध डेरिवेशन और है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, उसको भी पढ़ लो, ये आपका बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी? थोड़ा लॉन्ग क्लास थी, अब ऐसे क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि आप टॉपर बनकर आए सारे चैप्टर का। तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।